हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर थर्ड किनशिप कास्ट और क्लास जो है उसके एमसीक्यूज करेंगे। दो चैप्टर के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा पहले वो दो चैप्टर को देखिए, क्योंकि इस मंथ हमारा टारगेट है कम से कम हिस्ट्री के में 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये थर्ड चैप्टर जो एमसीक्यू में अपलोड कर रही हूँ और बहुत जल्दी जो फोर्थ चैप्टर हमारा रहता है, यानी कि इसके साथ हमारी जो हिस्ट्री की बुक है एक चैप्टर और हम करेंगे, उसके साथ हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो 2 चैप्टर बच जाएंगे हमारा टारगेट होगा कि नेक्स्ट मंथ हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो जिन बच्चों ने भी एमसीक्यूज प्रिपेयर किया है तो पहले उसके लिए कम से कम आप 2 से 3 बार एनसीईआरटी की बुक रीड कीजिए, क्योंकि जब तक आप बुक रीड नहीं करोगे आप कितना मर्जी एनसीईआरटी में से एमसीक्यूज लर्न कर लो, आप याद नहीं रख सकते। लेकिन जब आप 3-4 बार एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ लोगे, हाईलाइट कर लोगे इंपॉर्टेंट चीजों को, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द आंसर आपको आते ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड हिस्ट्री किनशिप कास्ट और क्लास। तो पहला ही क्वेश्चन है, आपको पता होगा जैसे चैप्टर आपका स्टार्ट होता है तो पूरा जिसमें स्टोरी है बेसिकली वो महाभारत से रिलेटेड है। ये ग्रेट एपिक है जिसमें बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जो भी योद्धा है उनकी वीरता के बारे में बता रखा है। सोसाइटी के अंदर क्या रूल्स होते हैं, मैरिजेस के क्या नियम होते हैं, तो बहुत कुछ इसमें सोसाइटी समाज के बारे में बता रखा है। तो ये महाभारत जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ग्रेट एपिक है। बहुत सारे बच्चों ने अगर महाभारत देखा ही होगा टीवी में, लॉकडाउन में वैसे भी कोरोना के टाइम में 2-2 3-3 बार उसको दिखाया गया रामायण महाभारत को। तो उस स्टोरी को आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, तो इसलिए चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप बिगिन इन, कौन सा सबसे मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, स्टार्ट किया गया था डैश द अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन संस्कृति। ये जो सबसे पता है आपको जो महाभारत है शुरू से ही बहुत ही मतलब इतिहासकारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि इतने जो महाभारत है ना केवल संस्कृत में बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया है। और तो इसीलिए जो 1919 में, याद रखना आपको कि कब ये स्टार्ट हुआ था, 1919 में अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन संस्कृत के बहुत बड़े जो मतलब संस्कृत थे वो किसका नाम क्या था, वी.एस. सुक्तांकर। तो याद रखना है कब ये जो महाभारत था बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रोजेक्ट था, एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, कब स्टार्ट हुआ था, तो 1919 में। किसके लीडरशिप में, तो वी.एस. सुक्तांकर के द्वारा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1919 में और किसके द्वारा, वी.एस. सुक्तांकर के द्वारा, 1920 में ब्राह्मणास के द्वारा, 1921 में सूतास के द्वारा, या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। जैसे ही आप लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया होगा, चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपने देखा होगा, इसका आंसर आपको दिख गया होगा। नेक्स्ट है द प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ये जो वी.एस. सुतानकर के द्वारा जो इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि अपने जीवन का उन्होंने बहुत लंबा टाइम इसी को बनाने में, इसी को कलेक्ट करने में लगा दिया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में महाभारत लिखे हुए थे और सभी में कुछ ना कुछ वेरिएशन थी। तो उन्होंने क्या देखा, सभी में जो कॉमन चीजें उनको उन्होंने इकट्ठा किया और फिर एक उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। तो इन सबको काम को करने में कुल उन्हें कितना टाइम लगा, क्या 27 ईयर लगे, 37 ईयर्स लगे, 47 ईयर्स लगे, 45 ईयर्स लगे। तो उन्होंने अपने जीवन का 47 ईयर्स इस पूरे एडिशन को कंप्लीट करने में लगाया। तो इसका सी आंसर है 47 ईयर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कौरव और पांडवा जो थे वो कौन से जनपद से बिलोंग करते थे। आपको पता है पीछे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, कुछ जनपद थे कुछ महाजनपद थे। तो जो कौरव और पांडवा थे वो कौन से जनपद से बिलोंग करते थे, क्या वो कुरु जनपद से, क्या वो मगध से, क्या वो पांचाल से, या नन ऑफ द अबव से। तो इसका आंसर है फर्स्ट, कुरु जनपद से वो क्या करते थे, बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है कि हु वन द बैटल ऑफ महाभारत। जिसने भी महाभारत सीरियल देखा होगा सबको पता है कि 2 कजन्स के बीच में लड़ाइयां हुई थी जमीन को लेके, पावर को लेकर कि कौन राजा बनेगा। तो इन दोनों के बीच में जो कौरवास थे एक तरफ पांडवास थे, तो दोनों में से किसकी जीत हुई थी महाभारत में। तो पता है कौरव कौन थे, दुर्योधन, और उनके जो 100 भाइयों थे उनकी एक सेना थी, और एक थे पांडव जिनमें 5 भाई थे। तो जीत किसकी हुई थी, कह रहा हु वॉन द बैटल ऑफ महाभारत। तो आंसर बी है, इसमें कौरवास दे रखा है, पांडवास दे रखा है, अशोका दे रखा है, सातवाहन दे रखा है। तो अशोका और सातवाहन तो महाभारत में कहीं नाम ही नहीं सुना आप लोगों ने। तो कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें जीत किनकी हुई थी, पांडवास की हुई थी। नेक्स्ट है कि एंडोगैमी रेफर टू अ मैरिज। देखो एंडोगैमी रेफर क्या होता है, अपने एंडोगैमी पढ़ा होगा, एक्सोगैमी पढ़ेंगे अभी हम। तो जो एंडोगैमी मैरिज होता है कि जिसमें क्या होता है कि एक ही मतलब कास्ट के लोग होते हैं, लोकल एक ही एरियाज के लोग होते हैं। तो इसमें पूछा रहेगा क्या रेफर टू मैरिज, क्या विद इन यूनिट, एक ही यूनिट के अंदर जब शादी होती है तो क्या उसको एंडोगैमी मैरिज कहते हैं, या आउटसाइड द यूनिट होती है यानी कि अपने कास्ट के बाहर, अपने एरिया के बाहर, या मैन हैविंग यानी कि एक मैन है उसके बहुत सारे वाइफ हैं, क्या उसको एंडोगैमी कहते हैं,
या एक वुमन होंगी जिसके बहुत सारे हस्बैंड होंगे, क्या उसे एंडोगेमी कहते हैं। तो एंड, आप एंड से याद रखना कि एंड मतलब किसके, विद इन यूनिटी, कि एक ही यूनिट के अंदर, एक ही लोकेलिटी के में, एक ही एरियाज के, एक ही कास्ट के जब शादी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोगेमी। यानी कि आंसर है विद इन यूनिट। नेक्स्ट है एक्सो, एक्सोगेमिक मैरिज। अभी हमने एंडो पढ़ा था, विद इन यूनिट। एक्सो मतलब जब अपने कास्ट के अलग जाके शादी होती है, जिस एरिया में रहते हैं अपनी लोकेलिटी के अलग जाके शादी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोगेमी। तो एक्सोगेमी वो था विद इन, ये था आउटसाइड। तो उसका बी जो आंसर है कि आउटसाइड द यूनिट, वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर है पॉलीगैनी इज अ प्रैक्टिस ऑफ, कि इसके अंदर क्या होता था कि एक मैन के बहुत सारी वाइफ होती थी। जैसे आपने पीछे भी देखा होगा, कभी महाभारत के अंदर या भी रामायण में भी देखा होगा कि बहुत सारे राजा जो उस टाइम पे होते थे, वो बेसिकली होता क्या था कि एक मैन होते थे, उनकी बहुत सारी रानी होती थी, बहुत सारी वाइफ होती थी। तो इस टाइप के जो प्रैक्टिस थे उनके क्या बोलते थे, पॉलीगैनी। तो इसमें जो है कि मैन हैविंग द सेवरल वाइफ, की एक मैन के बहुत सारी जो वाइफ्स होती थी, उसको ये चीज कहा जाता था। नेक्स्ट है कि धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र रिकॉग्नाइज डैश फॉर्म ऑफ मैरिज, कि उस टाइम पे जो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र थे वो कितने टाइप ऑफ मैरिज को बेसिकली मान रिकॉग्नाइज किया था। तो बताया आपको 8 टाइप के मैरिजेस, तो इसका आंसर क्या है 8, यानी कि फर्स्ट। लेकिन उसमें से जो 4 टाइप के जो मैरिज थे उसी को वो अच्छा मानते थे, और बाकी जो मैरिजेस थे वो एक तरह से बैन थे, उसको लोग अच्छा नहीं मानते थे। तो लेकिन टोटल कितने फॉर्म थे मैरिज के, आपको याद रखना है कि 8 फॉर्म ऑफ मैरिज उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हुए थे। फिर है पॉलीएंड्री इज अ प्रैक्टिस ऑफ, तो उसमें क्या पढ़ा था अपने पॉलीएंड्री के अंदर कि एक मैन होते थे, उनकी बहुत सारी वाइफ होती थी। लेकिन इसमें जो होता है पॉलीएंड्री के अंदर कि एक वुमन की बहुत सारे हस्बैंड होते हैं। तो आपने ऐसे देखा नहीं होगा, तो आपको महाभारत में एक एग्जाम्पल है, जो द्रौपदी थी, पांचाली जिसे कहते थे, उनके क्या थे, 5 हस्बैंड थे। तो इस टाइप की जो शादी थी वो भी ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया था सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। लेकिन महाभारत में इसको दिखाया गया कि एक ऐसा प्रैक्टिस ऑफ मैरिज है जिसमें एक लड़की होगी और उसके एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे। तो वही है कि जो फोर्थ आंसर है कि वुमन हैविंग द सर्वल हस्बैंड, के एक जो भी फीमेल होगी, एक जो भी लड़की होगी, उसके एक से ज्यादा जो हस्बैंड होंगे, उसी को यहाँ पे इस टाइप का सिस्टम मैरिज का कहा गया। हालांकि ये इसको एक तरह से बैन कर दिया गया है क्योंकि सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। नेक्स्ट है द रूल्स अबाउट गोत्रा। आपको पता है जो गोत्र होते थे शुरू से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। गोत्र होता क्या है, देखिए ज्यादातर जितने भी ऋषि होते थे, जैसे कि काश्यप ऋषि हो गए, वशिष्ठ हो गए, तो इनके जो भी मतलब नाम के आधार पे गोत्र रखे जाते थे। और माना जाता था कि जो भी एक गोत्र के जो फैमिली लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं एक ही पूर्वज से बिलोंग करते हैं, उनके फोर फादर्स एक ही थे। तो इसीलिए उन्होंने गोत्र से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए हुए थे। जैसे कि पहला रूल था कि जैसे ही किसी भी लड़की की शादी हो जाएगी तो जो अपने फादर का गोत्र है उसको हटाकर जो भी उनके हस्बैंड का गोत्र होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये सोसाइटी में आज भी होता है कि जब भी मान लो कि आपकी शादी नहीं होती तो आपके फादर की जो गोत्र होता है उसको यूज किया जाता है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी गोत्र चेंज करके जो हस्बैंड का गोत्र होता है उसको लगा दिया जाता है। दूसरा रूल ये होता है कि भैया आप शादी में बेसिकली जो सेम गोत्र के लोग होते हैं आपस में शादी नहीं करते। हिंदू रूल के अंदर आज भी ये नियम यूज होता है। जब भी शादी होती है सबसे पहले गोत्र पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर सेम गोत्र होंगे तो माना जाता है ये लोग एक ही फैमिली वंशज के हैं और ऐसे में शादी नहीं हो सकती। तो गोत्र अलग होना बहुत ही कंपलसरी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द रूल्स अबाउट द गोत्रा, गोत्रा के क्या रूल थे। तो पहला है कि कह रहा है कि वुमेन हैव एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्रा, कि जो भी वुमेन्स होगी, जो भी लेडीज होंगी, अपने फादर के गोत्र को गिव अप कर देगी और जो भी उनके हस्बैंड होंगे उस गोत्र को एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा कि एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। ये ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सारे ही रूल्स है गोत्रा के, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो तीनों रूल्स दे रखे हैं वो तीनों ही रूल गोत्रा के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। तो यही तीनों सिस्टम थे कि जैसे ही लड़की जो शादी हो जाएगी उसको अपने फादर का गोत्र छोड़ना पड़ेगा, पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक सेम गोत्र आपस में शादी नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से बेसिकली रूल थे। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द शास्त्रा ओनली डैश कुड बी द किंग, कि शास्त्र के हिसाब से कौन राजा बन सकते थे। ऐसा नहीं है कि वही राजा बने थे, पर शास्त्र क्या कहता है किसको राजा होना चाहिए। क्या ब्राह्मण को राजा होना चाहिए, क्या क्षत्रिय को ही राजा होना चाहिए, क्या शूद्र को ही राजा होना चाहिए, वैश्य को ही राजा होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या थे, जाति सिस्टम हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत टाइम से चल रहा है, जिसमें क्या ऑफ द बाय बर्थ ही डिसाइड कर दिया जाता था। अगर आप इस जाति से बिलोंग करते हो, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको ये वाले व्यवसाय करना है, ये वाला ऑक्यूपेशन करना है। तो धर्म कह रहा ना अकॉर्डिंग टू शास्त्र, शास्त्र के हिसाब से किसको राजा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था क्षत्रिय जो है, ध्यान रखना, जो क्षत्रिय है उनको राजा होना चाहिए।
क्योंकि आपको पता है जो क्षत्रिय लोग होते हैं, तो उसमें कहा गया कि जो ऐसा नहीं है कि शस्त्र तो कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रूलर हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, कई लोग ब्राह्मण थे। जैसे आपने देखा होगा सातवाहन थे, वो ब्राह्मण की कैटेगरी से बिलोंग करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं क्षत्रिय को नाश कर दूंगा, तो इसका मतलब है वो क्षत्रिय तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप क्षत्रिय जाति में हो तो ही आप राजा बन सकते हो। जिसके पास पावर है, पोजीशन है, जिसके पास रूल करने की, लीडरशिप की क्वालिटी है, कोई भी राजा बन सकता है। पर शास्त्र के हिसाब से किसको राजा बनना चाहिए ये पूछा गया, तो इसका आंसर आपको क्षत्रिय ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि शाकास हु केम टू सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज, शाका भी, वो भी क्षत्रिय नहीं थे, जो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे शाका, उन्हें क्या कहा था? उन्हें मल्लेच्छ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मल्लेच्छ। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है, तो जो शाका सेंट्रल एशिया से आए थे उनको क्या कहा जाता है? मल्लेच्छ के नाम से जाना जाता है। वर्ना वॉज बेस्ड, ये जो वर्ण सिस्टम बने थे वो कैसे बने थे? क्या कर्म के आधार पर बने थे कि वो यही कर्म करेगा तो उस वर्ण में आएगा? क्या जन्म से क्या पैदा हो गए तो आपका काम डिसाइड हो जाएगा? या ऑक्यूपेशन के हिसाब से? या नन ऑफ द अबव, क्या किसी के हिसाब से नहीं? तो बर्थ के हिसाब से, यानी कि आप जिस भी वर्ण में पैदा हुए हो उसके हिसाब से आपका जो वर्ण होता था डिसाइड हो जाता था। कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो तो आपका काम क्या है? लोगों को शिक्षा देना, कर्मकांड करना। अगर आप क्षत्रिय घर में पैदा हुए तो आप बेसिकली रूलर हो सकते हो। और अगर आप वैश्य के घर में पैदा हुए हो तो आप बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और अगर शूद्र के घर में पैदा हुए तो इन तीनों के जो ऊपर के लोग हैं उनकी सेवा करना क्या होता है? तो उस टाइम पे जो स्लेव्स होते थे, दास दासियां होती थी, एक दूसरे को लोग जो सेवा करते थे, वो ज्यादा शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। तो कह रहा है नंबर ऑफ वर्ण वो फिक्स्ड, कि उस टाइम पे कितने वर्ण थे? तो चार वर्ण थे, आपको पता ही है कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वर्ण थे। सबसे ऊपर कौन था? ब्राह्मण। फिर कौन थे? क्षत्रिय। फिर कौन थे? वैश्य। और फिर कौन थे? शूद्र। ये चार वर्ण सिस्टम फिक्स थे, और इसी में जो भी पैदा होता था उसके हिसाब से उनका ऑक्यूपेशन डिसाइड होता था। अब है ड्यूटीज ऑफ चांडाला। आपको ध्यान से देखिए कि इन चारों के अलावा भी एक कैटेगरी था जिसको मतलब इन चार में शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें चांडाल्स कहा गया। यानी द ड्यूटी ऑफ चांडाल, देखिए इनकी जो हालत थी वो सबसे ज्यादा दयनीय थी। इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत भेदभाव हुआ था। इनको इंसान से बिल्कुल माना नहीं जाता था, जानवरों से भी बदतर इनकी हालत थी। तो अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो मैं बताऊंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर चांडाल लोगों के साथ इतना बुरा मतलब बिहेव सोसाइटी के अंदर होता था, जिसका जो विरोध है। आपको पता है जब महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म आए, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई कि जो ब्राह्मण लोग हैं बड़े चालाकी से उन्होंने अपने खुद के सिस्टम बना दिया, वर्ण सिस्टम बना दिया, वर्ण सिस्टम से भी इनको अलग कर दिया गया। ऐसा कहीं पे भगवान के द्वारा कैटेगराइज नहीं किया गया है। तो अभी मैं जब बताऊंगी कि ये लोग क्या क्या काम करते थे तो आपको समझ में आ जाएगा इनके साथ कितना ज्यादा अत्याचार सोसाइटी के अंदर होता था। तो पहला है कि दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, भैया वो विलेज में नहीं रहते, विलेज से बहुत दूर उनका अलग से अपना एक घर होता था। दूसरा कि जो लोग डिस्कार्ड करते थे, जैसे बर्तन हमने टूट गए फेंक दिया, वो जो फेंके टूटे हुए बर्तन को यूज करते थे। रात में वो गांव में बिल्कुल निकल नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद जो भी उनके जो मरने के बाद जो उनके कपड़े लोगों के होते थे वो कपड़े बेसिकली पहनते थे। अगर वो कोई ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स पहनेंगे तो आयरन के पहनेंगे, क्योंकि वो बहुत गरीब होते थे। तो ये सारे ही मतलब बेसिकली उनकी ड्यूटीज थी। तो कह रहा ना कि इसमें से कौन सी ड्यूटी उनकी थी, तो सारे ही ड्यूटीज थी कि वो हमेशा घर गांव के बाहर ही रहेंगे, विलेज के अंदर वो नहीं रह सकते, क्योंकि विलेज में जो चार वर्ण के लोग रहते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और ये सोसाइटी में सबसे ज्यादा हम कहें कि जिसकी हालत बहुत खराब थी तो वो चांडाल्स की थी। नेक्स्ट द ओरिजिनल स्टोरी महाभारत वॉज कंपोज्ड। देखिए महाभारत को बहुत बार लिखा गया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया, अलग अलग टाइम पीरियड में लिखा गया। ठीक है, तो लेकिन जो ओरिजिनल स्टोरी है वो महाभारत के किन के द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है ब्राह्मणास, सूतास, वीर सुक्तांकर या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सूता। ये सूत कौन थे? एक क्षत्रिय थे। ठीक है, और उस टाइम पे महाभारत में जो कुछ भी होता था उनको ये बेसिकली ओरल बताते थे। बाद में ब्राह्मण लोगों ने इसको कंपोज कर लिया, इसको लिख लिया। तो सबसे पहले ओरिजिनल जो लिखा गया वो सूतास के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्म शास्त्र, के धर्म शास्त्र के हिसाब से इसमें से कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? मनुस्मृति, महाभारत, ऋग्वेदा, नन ऑफ द अबव। तो मनुस्मृति याद रखना कि धर्मशास्त्र के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मनुस्मृति। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द इज रूल फॉलो बाय एंडोगेमी, कि एंडोगेमी क्या था? आपको पता है कि आउटसाइड द यूनिट था। तो किसके द्वारा ये सब चीजें अमर पड़ा ना, एक्सोगेमी, एंडोगेमी। तो कौन से रूलर ने इसको ज्यादा फॉलो किया? तो इसका आंसर है सातवाहन। सातवाहन ने इसको ज्यादा फॉलो किया था, जो ए ऑप्शन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज वाज द वाइफ ऑफ पांडवास, पांडवा की इसमें से कौन सी वाइफ थी, उसका नाम क्या था। जिसने महाभारत देखा होगा सभी को पता होगा, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। क्या उसका नाम था प्रदेवी गुप्ता, गौतमी, द्रौपदी, दित्या। तो आंसर है द्रौपदी। आप लोगों ने देखा भी होगा, उसके ऊपर पूरा एक बहुत 2-4 एपिसोड भी आया था, जिसमें किस तरह से उनके भरे समाज में उनके साथ मतलब बड़ा मिसबिहेव हुआ था। तो ये सब मुझे पता है कि कुछ आंसर ऐसे है कि जिसने एक बार भी महाभारत देखा होगा उसको ये सारी चीजों का आंसर पता होगा। नेक्स्ट है कि दुर्योधना एंड हिज ब्रदर नोन एज, देखो दुर्योधन और उसके जो ब्रदर थे उसको किस नाम से बेसिकली जाना जाता था। क्या वो पांडवास के नाम से जाना जाता था, क्या वो कौरवास के नाम से जाना जाता था, क्या वो मल्लिच के नाम से जाना जाता था, क्या वो निषाद के नाम से जाना जाता था। तो आपको पता ही है कि जो महाभारत जो लड़ाई हुई थी वो 2 कजन्स के बीच में हुई थी। एक तरफ पांडवस थे, एक तरफ कौरवास थे। तो जो दुर्योधन और जो उसके भाई थे उनको किस नाम से जाना जाता था, कौरवा, कौरव की सेना जिसे बोलते ना, तो कौरवास के नाम से वो जाने जाते थे। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन महाभारत, महाभारत में कितने वर्सेस है। इसका आंसर है मोर देन 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा। नेक्स्ट है कि रूलर्स हु नेम एंड विद टर्म पुता, कि जो रूलर थे किनका जो नाम खत्म होता था पुत्र के साथ खत्म होता था। पुत्र का मतलब बेटा, जैसे गौतमी पुत्र, गौतमी का बेटा। तो ये जो रूलर थे कौन थे, तो इसका भी आंसर है सातवाहन डायनेस्टी। आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि जितने भी उनमें नाम है सभी नाम के आगे पूत लिखा हुआ है। पूत मतलब सन, बेटा। तो कौन से राजा का नाम बेसिकली था, किनकी डायनेस्टी के लोग ये लोग यूज करते थे। तो इसका आंसर आपको दे रखा है सातवाहन जो डायनेस्टी थे वो लोग बेसिकली इसको इस्तेमाल करते थे। इसका आंसर सी है, सातवाहन डायनेस्टी। नेक्स्ट है एकलव्य। एकलव्य की स्टोरी पढ़ी होगी आपने कि एकलव्य जो था एक निषाद जाति का था, हंटिंग मतलब परिवार से बिलोंग करता था। वो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास सीखने के लिए गया था, बट उन्होंने मना कर दिया था, वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। तो उसने क्या करा कि वहां पे जंगल में ही गया, उन्होंने उसकी मिट्टी से उनकी इमेज बनाई और उन्हीं को मतलब गुरु मानकर वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे। और वो देखते देखते वो इतने ज्यादा मतलब एक्सपर्ट बन गए तीर में कि जो बाद में जब एकलव्य अर्जुन को पता चला कि उनसे भी कोई अच्छा तीर चला सकता है, तो उनके लिए आपको कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसको प्रॉमिस किया था तुमसे अच्छा कोई इस धरती पे हो नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा होगा गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या करा, उसको सिखाया तो नहीं, लेकिन एकलव्य ने जो उनको गुरु मान लिया था, तो जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी तो उनसे अपना अंगूठा मांग लिया था, जिसके बाद जो उनकी जो तीर चलाने की जो कैपेबिलिटी थी वो गिर गई थी। तो जो एकलव्य अपनी स्टोरी पढ़ी होगी, एकलव्य से बड़ा कोई शिष्य नहीं है। तो एकलव्य जो था वो कौन था, क्या वो निषाद था, क्या सुवर्णकारा था, क्या वो चांडाल था, क्या वो प्रीस्ट था। तो आंसर है निषाद। ये सारे जो टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दे रखा है। नेक्स्ट है कि द रूलर हुज नेम वो डिराइव फ्रॉम द दैट ऑफ देयर मदर, कि कौन से रूलर थे जिनका जो नाम था वो उसकी मदर के नाम से डिराइव किया था। तो उसका भी आंसर है कि सातवाहन। कि सातवाहन जैसे गौतमी पुत्र, उनकी माता का नाम बेसिकली क्या करते थे, यूज करते थे। आपने देखा होगा जैसे गौतमी पुत्र जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें दिखाया गया है। तो कह रहा था ब्राह्मण कंसीडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरी। आपने देखा कि पूरे सोसाइटी को कैटेगराइज कर दिया गया था वर्ण सिस्टम के थ्रू। पहले पे ब्राह्मण को, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, फिर शूद्र को रखा गया था। तो एक और ऐसे कौन से लोग थे जिनको तो कैटेगरीज में शामिल नहीं किया, कैटेगरी से बिल्कुल ही बाहर ही रख दिया गया था। तो कहते हैं ब्राह्मण कंसीडर सम पीपल बीइंग आउटसाइड द सिस्टम ऑफ, जो भी सिस्टम उन्होंने क्लासिफाई किया था, 4 वर्ण सिस्टम बनाए थे, उनसे उसको आउटसाइड रखा था। किसको रखा था, क्या किनफॉक को रखा था, क्या वर्णास को रखा था, या अनटचेबल को रखा था, या निषाद को। जिन्हें अनटचेबल जिसे हम कहते हैं उसको उन्होंने क्या करा था, वर्ण सिस्टम से बिल्कुल ही अलग रख दिया था। फिर कह रहा अकॉर्डिंग टू द डैश पेटर्नल एस्टेट वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। किसके हिसाब से, कि पिता के मरने के बाद जो भी असेट्स होंगे, संपत्ति होगी, बच्चों में बराबर बांट दिया जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें जो सन बेसिकली बच्चे, यहाँ पे गर्ल्स की बात नहीं हो रही, गर्ल्स को लोगों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, उनके कन्यादान कर दिया जाता था, उनके बाद जो भी उस टाइम पे देना होता था वो दे देते थे। पिता की संपत्ति में जो बेटे होते थे उनको इक्वली डिवीजन मिलता था। ठीक है, अब सिस्टम आपको पता है बदल दिया गया। तो ये किसके हिसाब से कह रहा है, मनुस्मृति। किसके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से जो पेरेंटल एसेट्स होगा उसको जो भी जितने बेटे होंगे उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था। फिर डैश करें कि डैश कंटेन विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। किसके अंदर बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बैटल्स बहुत बार युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े जंगलों, महल, इन सब के बारे में बताया गया है।
क्या वो मनुस्मृति के बारे में, क्या वो सूता पिटाका के बारे में, क्या वो महाभारत में, ये नन ऑफ द अब। तो आंसर है महाभारत। महाभारत में जो है जो भी युद्ध है, जंगल है, फॉरेस्ट है, पैलेसेस है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कह रहे द फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव और टू यूज मोर टेक्निकल टर्म, कि जो फैमिलीज होते थे जिनके बड़े सारे नेटवर्क होते थे, बड़े आपस में मिलकर रहते होते थे, ठीक है, तो उनके टेक्निकल वर्ड हम उन्हें क्या बोलते थे। इसका आंसर आपको बहुत दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, किन फॉक। फर्स्ट जो आंसर है किन फॉक, उनके लिए टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द संस्कृत टेक्स्ट महाभारत दुर्योधना प्लॉटेड टू किल। कि अभी आपने महाभारत पढ़ा है कि संस्कृत टेक्स्ट में कि महाभारत में जो दुर्योधन थे वो किसको मारने की प्लानिंग करता है। जिसने महाभारत देखा होगा उसको पता होगा भैया लड़ाई किस दोनों के बीच में हो रही थी। क्या वो धृतराष्ट्र को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, क्या वो द्रौपदी को मारने की प्लानिंग करते, क्या वो कौरवास को मार रहे थे, क्या वो पांडवास को। भैया उनका दुश्मन कौन था दुर्योधन का, तो पांडवास। तो पांडवा को मारने की उन्होंने प्लानिंग की थी। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वो रिटन ऑन विच मेटल। कि स्टार्टिंग में जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो किस पे लिखा जाता था। क्या वो पेपर पे लिखे जाते थे, पेपर तो डिस्कवर ही नहीं हुए थे। क्या वो मेटल पे लिखे जाते थे, क्या वो स्टोन पे लिखे जाते थे, क्या वो वुड पे लिखे जाते थे। तो आपने देखा कि स्टोन जो अशोक था उसने भी पहली बार जो अपने भी मैसेज को इनक्रिप्ट किया था, इंस्क्रिप्शन को कहाँ पे किया था, पत्थरों पे, तो स्टोन पे लिखे जाते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रिय। देखिए जितने भी वर्ड है सबके ऑक्यूपेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्षत्रिय का क्या ऑक्यूपेशन था। कभी ब्राह्मण के पूछ सकते, कभी वैश्य के पूछ सकते, कभी आपसे शूद्र का भी पूछ सकते हैं। तो सभी के आपको फंक्शन पता होनी चाहिए, ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए। तो जो क्षत्रिय होते थे उनका फंक्शन क्या होता था, सैक्रिफाइसेस, बलिदान करना, लड़ाई झगड़े में शामिल होते थे, गिफ्ट देते थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है टू परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड गिफ्ट। टीच वेदास, वेदा तो कौन मतलब देने की, जो शिक्षा देने की जो जिम्मेवारी थी वो किस पे थी, ब्राह्मणों की थी। ट्रेड और एग्रीकल्चर करने की जो जिम्मेवारी थी वो किनकी पर थी, वैश्विक पर थी। तो जो फर्स्ट आंसर है कि परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गिफ्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हु एक्सकेवेटेड द विलेज नेम हस्तिनापुर। किसके द्वारा हस्तिनापुर जब खुदाई हुई थी, आपको पता है उत्तर प्रदेश में, तो हस्तिनापुर जो गांव बेसिकली निकला था, शहर निकला था, वो किसके द्वारा एक्सकेवेटेड किया गया था। तो आंसर दे रखे बीबी लाल के द्वारा, क्या वीएक्स खानकर के द्वारा, सूतास के द्वारा, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बीबी लाल, फर्स्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू डिस्कस किया है। जिसने भी 1 से 2 बार चैप्टर को रीड किया होगा बहुत सारे इसके आंसर्स आते होंगे। नहीं अगर आप लोगों को आते, मान लो आपने चैप्टर रीड कर लिया, बहुत सारे एमसीक्यू आपने देखा, आपको लगा ये तो चैप्टर मुझे मिला ही नहीं, तो आप लोग फिर से उसको रीड कीजिए। सारे एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन उठाए हुए, कुछ अपने तरफ से नहीं बनाए हुए। होता है कई बार कि जब आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं और जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है ये सब तो मैंने चैप्टर में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि साइड में जो बॉक्सेस होती है हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। साइड में बहुत सारे हर पेज पे देखा छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, आपको उसको भी पढ़ना है, उसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर कहाँ से कौन सा बना ले। तो ये तो महाभारत वैसे ही बहुत इजी चैप्टर था, क्योंकि आप लोगों ने इस पहले भी अपने पेरेंट्स से आपने सुने होंगे। अभी लॉकडाउन के अंदर रामायण महाभारत कितने बार टेलीकास्ट हुए तो आप लोगों ने देखा होगा, तो जिसके आपको स्टोरी तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। इसलिए चैप्टर बहुत आसान था। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई किया तो पहले 2 से 3 बार चैप्टर को रीड कीजिए, फिर एमसीक्यू कीजिए। जिसने रीड कर लिया और उसको भी एमसीक्यू में दिक्कत है, इसका मतलब है आपको दोबारा से 1-2 बार चैप्टर को फिर से रीड करना हो और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे हाईलाइट पेन से करते रहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग बहुत एंजॉय किया सेशन को। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, अगर कोई सी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, टॉपिक हो या कोई सब्जेक्ट हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब हमारा जो फिलहाल इस मंथ के लिए जो 4 चैप्टर है हिस्ट्री का, वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि जो हमारा टारगेट हम लोगों ने बनाया हुआ था कि हमें इस मंथ में हिस्ट्री के 4 चैप्टर करने हैं कंप्लीट, और पोल साइंस के 4 चैप्टर कंप्लीट है, तो इस मंथ में हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पोल साइंस है उसके 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, 1 चैप्टर हमें और करना है, तो वो जो भी कमिंग वीक है उसमें हम अपलोड कर दूंगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।